नमस्कार विद्यार्थियों, अपने लेसन 7 पूरे हो चुके हैं। आज अपने स्टार्ट करें लेसन नंबर 8। चलिए करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 8 ये अंतिम लेसन है आपकी क्लास 10वीं में। हिस्ट्री का, इतिहास का ये अंतिम लेसन है। उपन्यास, समाज और इतिहास। हमने पिछले पाठ पढ़ा था कि मुद्रण संस्कृति कैसे बनी, लोगों ने संचार के माध्यम से अपने आप को कैसे जोड़ा, उनके जीवन में क्या बदलाव आए और इसी मुद्रण के कारण साहित्य का नया नया रूप में देखने मिले। इस अध्याय में पढ़ेंगे, इस उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक सोच के बारे में पढ़ेंगे, उपन्यास के इतिहास को पढ़ेंगे, भारत में इसका विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेसन। उपन्यास का उदय। उपन्यास साहित्य की एक ऐसी विद्या जिसकी पैदाइश छापे खाने की मशीनों से हुई। छपी किताबों के बिना उपन्यास की हम कल्पना नहीं कर सकते। आप जानते हैं प्राचीन समय में पांडुलिपियाँ होती थी। इससे पांडुलिपियों का प्रसार कुछ ही लोगों तक था, लेकिन मशीनों के आने के बाद उपन्यासों को बहुत बड़ा पाठक मिल गया और जल्दी ये पूरे संसार में फैल गया। लंदन जैसे शहर बड़े तेजी से फैल रहे थे और छपाई संचार के साधन तो छोटे शहरों तक आ चुके थे। अब लोगों की अलग अलग रुचियों के अनुसार अलग अलग कहानियाँ लिखी गई, काल्पनिक पात्र बनाए गए, प्रेम, विवाह, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में लिखा गया, छापा गया। उपन्यास ने पहले जड़ें इंग्लैंड और फ्रांस में जमाई। हालांकि उपन्यास का जन्म 17वीं सेंचुरी में हो चुका था, लेकिन उस ज़माने तक ये खाली कुछ ही घरों तक सीमित था। किताबें बढ़ी, पाठक बढ़े तो राइटर्स की आय बढ़ी। 18वीं सेंचुरी के पहले हिस्से में हेनरी फोल्डिंग कहते हैं, उन्होंने अपने लिए एक अलग साम्राज्य बनाए हैं। ये बात हेनरी फोल्डिंग की गई हुई है। वॉल्टर स्कॉट ने स्कॉट गीतों को यादगार बनाया। दूसरी ओर बात करें खतूती बोलते हैं ऐसे उपन्यास जो पत्रात्मक हो, मतलब उन उपन्यासों में पत्रों के माध्यम से कहानी कही गई हो। 18वीं सेंचुरी में लिखे उपन्यासों में सैमुअल रिचर्डसन के उपन्यास पामेला, ये किताब का नाम याद रखना। सैमुअल रिचर्डसन ने किताब कौन सी? पामेला। इसमें जो लव जोड़े होते हैं, प्रेमी होते हैं, वो आपस में लेटर्स के माध्यम से बातें करते हैं। पाठक को नायिका के मन की बातें उसकी पत्रों के माध्यम से पता चलती है। तो विद्यार्थियों, नए शब्द पहले अपने पढ़ते हैं। नए शब्द। भद्र समाज क्या होता है? ये लोग ऊंचे खानदान में पैदा होते हैं, ऊंची हैसियत के होते हैं और ये अपना व्यवहार भी एक अलग लेवल का रखते हैं। पत्रात्मक उपन्यास, ऐसे उपन्यास जो पत्रों के माध्यम से लिखे हों उसे बोलते हैं पत्रात्मक उपन्यास। अब है प्रकाशन बाजार। समाज के गरीब लोग उपन्यासों के प्रकाशन से बाहर थे। शुरू में उपन्यास सस्ते नहीं थे, महंगे थे। हेनरी फोल्डिंग का उपन्यास है टॉम जोन्स। राइटर है हेनरी फोल्डिंग और उपन्यास कौन सा? टॉम जोन्स। ये उपन्यास 6 भागों में प्रकाशित हुआ था और प्रत्येक उपभाग की कीमत 3 शिलिंग थी। और जानते उस ज़माने में ये मजदूरी 1 हफ्ते की कमाई थी एक मजदूर की। तो उपन्यास उस समय बहुत महंगे थे। लेकिन जल्द ही किराए पर चलने वाले पुस्तकालयों की स्थापना हुई। किराए पर चलने वाले क्या होते हैं? यहाँ पर आप किताबें कुछ पैसे देकर आप किताब लेकर जा सकते हो। पढ़ने के बाद आपको वो किताब वापस जमा करवानी होती है। इससे क्या हुआ? किताबों की बिक्री बढ़ी, नए नए पुस्तकालय बनने लगे, अब मार्केटिंग की जाने लगी। उपन्यासों को 1-1 घंटे के हिसाब से किराए पर देने लगे। इस तरह उपन्यासों का बिक्री बढ़ गई। उपन्यासों से रची जा रही दुनिया विश्वसनीय और सच लगती थी। उपन्यास पढ़ते हुए आदमी इस तरह खो जाता, उसे लगता मैं एक और ही संसार में बैठा हूँ। उपन्यासों को आप अकेले पढ़ सकते थे, आप दोस्तों के साथ पढ़ सकते हो। और देहाती मतलब ग्रामीण लोग तो एक ग्रुप में बैठ कर पढ़ा करते थे। कहते हैं एक कहानी थी जिसमें ध्यान पड़ा, वही कौन सी? पामेला वाली कहानी। कि पामेला वाली कहानी थी, उस कहानी को पढ़ कर लोगों को ध्यान पड़ा कि पामेला तो स्लाउ नामक गांव की है। मतलब असलियत में गांव है, कहाँ पर है? इंग्लैंड में गांव स्लाउ। वहाँ के लोगों ने पढ़ा तो ध्यान पड़ा कि पामेला तो उनके गांव में ही शादी हुई है। तो मतलब उनको इतना खुशी हुई कि वो लोग उपन्यास को पढ़ते पढ़ते चर्च की ओर गए, वहाँ घंटियाँ बजने लगे। मतलब कहानी काल्पनिक है पर उन लग क्या रहा है कि एक असली कहानी है। इसी के अलावा चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है पिकविक पेपर्स। इस किताब में क्या है? ये भी एक सस्ता उपन्यास है और इसको धारावाहिक के रूप में छापा गया। धारा मतलब इसको साप्ताहिक, हर हफ्ते एक कहानी आ जाती है बाजार में, उसको पढ़ते हैं
और व्यक्ति वेट करता कब हफ्ता पूरा हो, कब उस कहानी का सेकंड भाग और आए। ठीक है। नए शब्द, धारावाहिक क्या होती है? एक ऐसी कहानी जिसमें कहानी को किस्तों के रूप में छापा जाए, मतलब कहानी को पार्ट्स के रूप में छापा जाए जो हर हफ्ते या महीने प्रकाशित होती हो। ये किताब है जो चार्ल्स सेकंड का पहला प्रकाशन है, बोझ, और इसके अंदर क्या है, निबंध लिखे गए हैं। ये इसकी पिक्चर है, स्केचेस बाय बोझ। और यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे पुस्तकालय उस ज़माने में थे जो अपनी ऐसी एड दिया करते कि हर 6 हफ्ते ऐसे कुछ लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ देखते हैं भाई, ऑल द ईयर राउंड, ये एक पत्रिका है, उसका मेन कवर पेज आप देख सकते हैं उस ज़माने का। अब देखिए ये व्यक्ति कौन है, इनका नाम है लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय की कहानियाँ रूस के अंदर, ग्रामीण रूस के अंदर बहुत ही फेमस थी। मतलब ये क्या है, एक राइटर थे। अब उपन्यासों की दुनिया की तुलना करें तो ये लोगों के जीवन को बहुत करीब थी। इसमें महान हस्तियों की नहीं बल्कि आम लोगों की भी चर्चा की जाती है। यूरोप ने जब औद्योगिकरण प्रवेश लिया तो फैक्ट्रियाँ आए, व्यवसाय बढ़े, अर्थव्यवस्था फैली और यहाँ मजदूर लोग आए। ये लोग रैन बसेरों में, वर्क हाउस में रहा करते थे। इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इसी घटनाक्रम को लेकर चार्ल्स डिकेंस ने एक किताब लिखी, कौन सी, हार्ड टाइम्स। राइटर कौन है, चार्ल्स डिकेंस। इसमें उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की है जो उदास है, जहाँ मशीनें हैं, धुआं है, चिमनियाँ हैं और पट से बड़ी नदियाँ हैं, मकान भी क्या है, सब एक से। यहाँ इस उपन्यास में मजदूरों को क्या बोला गया है, हाथ बोला गया है। क्या बोला गया है, हाथ बोला गया। आप पूछेगा मजदूरों को हाथ क्यों बोला? क्योंकि मजदूरों का हाथ सिर्फ मशीनों के चलाने काम आता है, उनको लगता है और मजदूर किसी काम के नहीं है। इसके अलावा डिकेंस का एक उपन्यास और है, ओलिवर ट्विस्ट। इसके अंदर भी ये बात बोली गई है, उसके बारे में पढ़ते हैं भाई। ये है डिकेंस महोदय। ओलिवर ट्विस्ट में क्या है, कहानी एक अनाथ बच्चे की जो छोटे मोटे अपराधियों और भिखारियों के साथ रहता है। ये निर्मम वर्क हाउस या काम घर के अंदर पला बढ़ा है। और कहानी के एंड में क्या है, ओलिवर को एक अमीर आदमी गोद लेता है और उसके जीवन क्या सुखी रहती है। इसके अलावा एक खान में काम करने वाले मजदूर की ज़िंदगी पर एमिली जोला ने किताब लिखी, कौन सी, जर्मिनल। इस किताब में खान में काम करने मजदूरों की कहानी बताई गई है। नायक हड़ताल करता है, असफल रहती है, लास्ट में उसके साथी उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे कोई उम्मीद की नज़र नहीं आती। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है ओलिवर ट्विस्ट की। जब भूखा ओलिवर खाना खाने को मांगता है तो कारखाने में बाकी काम जो बच्चे काम करते हैं वो डर से मारे देखते हैं, उसी को यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ आप देखते हैं ये राइटर हैं, का नाम नहीं दिया हुआ है, एमिली जोला। वही इसने खदान में काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी पर किताब लिखी थी, एमिली जोला ने। समुदाय व समाज, उपन्यासों के अधिकतर पाठक शहरों में रहा करते। उपन्यासों ने ग्रामीण समुदायों के साथ जोड़ा। मिसाल तौर पर टॉमस हार्डी ने इंग्लैंड में तेजी से गायब हो रहे ग्रामीण समुदाय के ऊपर लिखा और कहा कि अमीरों ने ग्रामीणों का बाड़ा बंद कर लिया है, मजदूरों पर मजदूर लगाकर उन्हें बाजार का उत्पादन शुरू कर दिया। हमें इस बदलाव का एहसास हार्डी के मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज को पढ़कर होता है। इस किताब को लिखा है हार्डी ने। इस किताब के अंदर ध्यान पड़ता है कि माइकल हैचर्ड जो पहले अनाज का व्यापारी था और वह बाद में कैस्टर ब्रिज नामक शहर का मेयर बन जाता है। और वह क्या है, स्वतंत्र विचारों का आदमी है और वह अपने तरीके से व्यापार करता है, पर अपने कर्मचारियों का उसका रवैया बहुत ही अनिश्चित है। कभी वो दयालु होता है, कभी वो निर्दयी होता है। लेकिन वह अपने प्रबंधक व प्रतिद्वंदी डोनाल्ड फार्पे के सामने नहीं पाता, क्योंकि फार्पे बहुत ही सही ढंग से मैनेजमेंट करता है। हम देखते हैं कि हार्डी इस कहानी में उस गायब होते व्यक्ति का अफसोस करता है जिसमें एक तरह का अपनापन था, हालांकि वो पुरानी व्यवस्था खामियां और नई की खूबियां भी जानता है। इस तरह उपन्यासों ने लोगों को जोड़ा। इस तरह उपन्यास भाषा की अलग अलग शैलियाँ भी होती थी। किसी एक उपन्यास में एक साथ शास्त्रीय व छोटी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ टॉमस हार्डी का पिक्चर देख सकते हैं।
नई महिला उपन्यास से संबंधित बात यह है कि महिलाएं अब जुड़ गई। 18वीं सेंचुरी मध्य वर्ग और संपन्न हुए नीचे महिलाओं को उपन्यास पढ़ने और लेकिन अवसर मिला। उपन्यासों में महिलाओं को बहुत सराहा गया। कई उपन्यासों में महिलाओं की जिंदगी आधारित है। इनमें महिलाओं के बोलने का अधिकार मिला। जॉन ऑस्टिन के उपन्यासों में 19वीं सेंचुरी के ब्रिटेन के ग्रामीण लोगों पर ध्यान पड़ता है, जहां महिलाओं को धनी और अधिक कमाई वाले वर्ग वो खोजती थी। पढ़ती हुई लड़की, ये जित जिया रैनावा ने बनाया था। पढ़ती हुई लड़की, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं उस ज़माने में महिलाएं जो राइटर्स थी उनके घर के हालात था कि महिलाएं लेटर उपन्यास लिख रही है, उसके हस्बैंड है वो बच्चों को संभाल रहे हैं, बच्चे तंग हो रहे हैं। और जॉन ऑस्टिन के उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस देखें, यह एक सर्वसर्कित सत्य है। एक अकेला आदमी मालदार है तो उसे बीवी क्लास होगी। इस बयान से हमें ध्यान पड़ता है कि औरतें क्यों हमेशा शादी के लिए पैसे की फिराक में रहती है। लेकिन महिला उपन्यासकारों ने सिर्फ गृहस्थी चरित्र को नहीं, बल्कि हमें ऐसी महिलाएं देखने मिलती जो सामाजिक मान्यताएं नहीं रहती है। इन कहानियों से पाठिकाओं को विद्रोह की प्रेरणा मिलती है। शार्लेट ब्रॉन्ट की उपन्यास है जेन आयर, ये लिखा है शार्लेट ब्रांट ने। इसकी जो पात्र है जैन, वो आज़ाद ख्यालों की है। वो हमेशा खामोश और शालीन रहती है। जैन अपने से 10 साल की उम्र में ही बड़ों को मुंह तोड़ जवाब देती है। वह अपने साथ बुरा बर्ताव करने आंटी को बोलती है, लोग आपको अच्छी और समझते लेकिन आप बुरी हैं, साथी रहे और मैं आप आंटी नहीं बोलूँगी। यहाँ आप जॉन एस्टिन को आप देख सकते हैं। और यहाँ विवाह अनुबंध, यहाँ हम देखते हैं 2 आदमी शादी का करार कर रहे हैं, औरतें यहाँ साइड में बैठी हैं। युवाओं के लिए उपन्यास, किशोरों के लिए उपन्यासों में एक नए तरह का आदर्श पुरुष पेश किया गया जो ताकतवर थे, दृढ़ थे, मजबूत थे। उनकी कहानियाँ यूरोप से बाहर भी हुआ करती थी। यहाँ देख शार्लेट ब्रॉन्ट को देख सकते हैं आप। उपन्यासकार औरतें, जॉर्ज एलियट का असली नाम था मैरी एन इवांस। इसका नाम जो क्या आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जॉर्ज एलियट बहुत ही फेमस उपन्यासकार थे। मान था औरतों को उपन्यास के माध्यम से अपने आप को स्वच्छंद रूप से दिखाने का मौका मिलता है। हर औरत उपन्यास लिख सकती है। कथा लेखन साहित्य एक ऐसी शाखा है जिसमें औरतें मर्दों की पूरी तरह बात कर सकती हैं। कोई भी उन बंदिश नहीं है, कला की असलियत नहीं है जहाँ उन्हें आज़ादी ना मिले। साहस के कारणों में उसकी कहानियाँ भरी थी। उपनिवेश की स्थापना करने वालों को नायक का सम्मान मिला। इस विद्या को अब यहाँ कुछ किताबें हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। जैसे स्टीवेंस की किताब है ट्रेजर आइलैंड, और किपलिंग की बुक है जंगल बुक। जंगल बुक वही बुक है जो मोगली वाली कहानी है। ब्रिटेनिश साम्राज्य के बोलबाले के ज़माने में जी.ए. हेंटी के ऐतिहासिक उपन्यास बहुत लोकप्रिय थे। उसने अजनबी इलाकों में विजय हासिल करने के लिए उत्साही हौसलों का भाव पैदा किया। उनकी कहानियाँ मैक्सिको, अलेक्जेंड्रिया, साइबेरिया जैसी कंट्री की होती थी। इन कहानियों में युवा लड़कों को ऐतिहासिक घटनाओं को गवाह बनाया जाता। इस तरह अंग्रेजी हुकूमत को बलवान या ताकतवर दिखाया गया था। जी.ए. हेंटी ने अंडर ड्रैंक्स फ्लैग नामक उपन्यास लिखा था। इसमें 2 एलिजाबेथ युवाओं की कहानी बताई गई है, और वे इस कहानी में बताते हैं कि वे बिल्कुल मौत के पास होते हैं लेकिन फिर उनका घमंड नहीं छूटता। देखो नेट, किस्मत ने हमें उम्मीद से ज़्यादा साथ दिया है। हो सकता है हम उस दिन मर जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमने तो मैदानों में शिकार करते 6 महीने बिता दिए। अब मरना है तो हम अंग्रेज़ों की तरह और ईसाइयों की तरह मरेंगे। मतलब यहाँ ये अपने आप को अंग्रेज़ लोग अपने आप बहुत ऊंचा दिखा रहे हैं। अब देखो भाई, हेलेन हैंड जैक्सन की किताब है रोमानो, और जोसन कुलिज की किताब है छद्म नाम से किताब है, नाम है हाउट कैटी डिड। उपनिवेश के बाद, अब उपनिवेश के बाद उपन्यास क्या सुधार हुआ वो पढ़ते हैं। देखो भाई, उपनिवेश के बाद क्या हुआ। देखो एक किताब है डेनियल डेफो की रॉबिन्सन क्रूसो। इसमें जो नायक है वो साहसिक यात्रा करता है,
और उदासों का व्यापारी है। एक द्वीप पर जहाजी दुर्घटना के बाद वे गोरे लोग गैर गोरे मतलब काले लोगों के बराबर का इंसान नहीं बल्कि अपना हीन मानता है। एक देशी को मुक्त करा के उसने अपना गुलाम बना लेता है। उस नाम पूछता है तो वह अपनी ओर से कहता है फ्राइडे, पर उससे उसका नाम पूछना आवश्यक नहीं समझता। वह अपनी ओर से कहता है फ्राइडे। उस समय क्रूसो का व्यवहार एक असामान्य नहीं समझा गया, क्योंकि उस दौर में राइटर्स अपने आप को ऊंचा ही माना करते थे। वो गुलाम देशों को या उपनिवेशों को अपने से कम माना करते थे। हाँ, काफ़ी बाद 20 सेंचुरी में जोसेफ कॉनरेड ने अपने उपन्यासों में ऐसे पक्षों को लिखा है जिसने गुलाम बनाया, उसका विश्वास था। उपन्यास ने उन्हें अस्मिता राष्ट्रकारों को मौका दिया है। अब भारत में उपन्यास, भारत में अब देखो भाई, प्राचीन समय देखो बाण भट्ट ने 7वीं शताब्दी में कादम्बरी लिखी थी। कादम्बरी पुस्तक है, राइटर कौन है? बाण भट्ट। ये पुराना इतिहास मिलता है। इसके अलावा पंचतंत्र की कहानी मिलती है। वह ध्यान ना, ये पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मा ने, लिखा था विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र। इसके अलावा फारसी और उर्दू में साहस और वीरता कहानी मिलती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? दास्तान। दास्तान क्या होती है? फारसी और उर्दू में लिखी हुई वीरता की कहानियाँ होती है। लेकिन उपन्यासों का विकास भारत में कैसे हुआ मन पड़ते हैं। मराठी का पहला उपन्यास बाबा पदम जी ने लिखा था, यमुना का पर्यटन। मराठी का पहला उपन्यास बाबा पदम जी लिखा था, मराठा यमुना पर्यटन। इसमें विधवाओं औरतों कहानियाँ थी। इसके अलावा उसके बाद था राइटर कौन है? लक्ष्मण जी आए, था मुक्तमाला। इसमें उन्होंने रोमानी कहानियाँ लिखी थी। उपनिवेश शासकों उस समय भारत की संस्कृति कम नजर आ रही थी। वे भारतीय उपन्यासकारों को बहुत ही कम माना करते थे। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपनिवेश की लोकप्रियता बढ़ रही थी। इसके अलावा यहाँ भारत में उपनिवेशों का विकास हुआ। अब यहाँ राइटर है नारो सदाशिव ऋषबंद। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी मंजू घोष। इस किताब में उन्होंने बात बोली है, बता रहा हूँ। शादी के प्रति हमारा रवैया के अन्य कारणों से हिंदू जिंदगी में ना दिलचस्प है ना मूल्य है। अगर हम रोज़मर्रा के तजुर्बों को लिखें तो उन मज़ेदार नहीं होगा। इसलिए हमें मनोरंजक किताब लिखने के लिए बहुत सारे जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं। दक्षिण भारत में उपन्यास। दक्षिण भारत में चंदू मेनन ने बेंजामिन डिज़रायली के उपन्यास हैनियट टेम्पल का मलयालम में अनुवाद किया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उन उपन्यासों से हमारे रस्म और रिवाज के बारे में ध्यान नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर हम उस इंग्लिश भाषा का दोबारा ट्रांसलेट करेंगे तो उसका क्या है, वो रस खत्म हो जाएगा और उपन्यास क्या है, उबाऊ हो जाएगा। तो इन्होंने बाद में एक मलयालम कहानी लिखी। इंदु लेखा नाम से पहला उपन्यास लिखा गया। आंध्र प्रदेश का मामला ऐसा ही है। वहाँ के कांडुकुरी वीर सेलिंगम ने ओलिवर गोल्डस्मिथ के विकार ऑफ बैकफील्ड का, यह है चंदू मेनन का, तेलुगु में अनुवाद किया। उसके बाद उन्होंने 1878 में राजशेखर चरितमु लिखा। अब हिंदी उपन्यास, हिंदी की कहानियों में हिंदी साहित्य के पुरोधा बोला गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। उन्होंने अपनी कहानियों को बहुत सरसने की। यहाँ एक किताब पिकविक एबोर्ड का हम चित्र देख रहे हैं। इस किताब ये किताब लिखी थी रेनॉल्ड्स ने। परीक्षा गुरु, ये उपन्यास लिखा गया 1882 में। इस उपन्यास में मध्यम वर्ग की अंदरूनी जीवन के बारे में बताया गया है। यहाँ उपन्यास पाठकों को जीने का सही तरीका बताया है। यहाँ समाज चतुर और व्यवहारिक बने, इसके ऊपर जोर दिया गया है। उपन्यासों के किरदार अपने क्रम से दो अलग अलग संसार लिखते हैं। कुछ तो नई संस्कृति बना रहे हैं, कुछ व्यापार क्रम को आधुनिक बना रहे हैं। भारतीय भाषाओं का प्रयोग बदल रहा है। पश्चिमी विज्ञान और भारतीय बुद्ध दोनों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सके। युवाओं से अखबार पढ़ने की स्वस्थ आदत डालने की बात करते हैं। लेकिन उपन्यासकार पर जोर दे रहे हैं सब मध्यम वर्ग ग्रस्तों के पारंपरिक मूल्यों पर संशोधन नहीं हो। अपनी तमाम अच्छी मंशा के बावजूद परीक्षा गुरु अधिक बिक नहीं पाया, इसीलिए क्योंकि उसकी भाषा क्या थी, उपदेश वाली थी। इसके अलावा उसके बाद लिखा गया चंद्रकांता संतति, में लिखा था देवकी नंदन ने। इसमें फैंटेसी कहानी लिखी गई थी। ऐसे उपन्यासों को उपन्यासकार से पढ़ने के लिए लिखा करते थे। प्रेमचंद के लेखन में हिंदी उपन्यास उत्कृष्टता आई और इन्होंने 1916 में उपन्यास लिखा सेवा सदन। सेवा सदन
इसमें महिलाओं की दुरावस्था पर ध्यान दिया गया, बाल विवाह जिसमें से उठाया गया। ये बात करते शब्दार्थ तक बढ़े। आगे बंगाल उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे कल। आज का लेसन ये पार्ट 1 था, बाकी लेसन करेंगे कल। धन्यवाद।